हूं सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज़ 24x खबर में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मानस कुमार मिश्रा। अनुच्छेद 142 समाप्त, अनुच्छेद 142 समाप्त कैसे होगा, अनुच्छेद 142 पर क्या बातें चल रही हैं, बहुत बड़ी खबर है, इसलिए डिस्कस भी बड़ा होना चाहिए। सब लोग धड़ाधड़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना शुरू करें, जो 142 को समझते हैं। जो नहीं समझते उनके लिए बता दें कि दरअसल धारा 142 को समाप्त करना, इसकी शक्ति को सीमित करना है, यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है, क्योंकि यह भारत संविधान का हिस्सा है। इसे हटाने और बढ़ाने के लिए संशोधन करना होगा, जो एक जटिल प्रक्रिया है। उसी के बारे में हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्या रणनीति कर रहे हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 142 को खत्म करने के सीमित ही अधिकार हैं दोस्तों। दरअसल अनुच्छेद 142 को खत्म करने और इसके दायरे को सीमित करने के लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा। उसके बाद यह संशोधन संसद के दोनों सदनों में पारित कराना होगा और उसके बाद कुछ मामलों में राज्यों में जो एक तरह से कहें कि संसदीय विधानसभाओं के अविश्वास, माफ कीजिएगा, अधिवास में इसकी स्वीकृति मिलने के बाद यह लागू हो सकता है। मानस जी, 142 हमने दर्शकों को बहुत शॉर्ट में बहुत कुछ बता दिया, खात्मे का पूरा प्रक्रिया हमने बता दी। सबसे पहले सौरभ, सबसे पहले यहां समझना पड़ेगा हमें कि अनुच्छेद 142 है क्या, क्योंकि अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट का वो हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट को वो दी गई सुपर पावर है जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला हिंदुस्तान में, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट के जज कोई भी फैसला ले सकते हैं अपने विवेक पर। ध्यान रखिएगा, अपने विवेक पर कोई भी फैसला ले सकते हैं। उनके सामने कोई भी सबूत और गवाह हो, उन सबूतों और गवाहों को किनारे करके। तो ये सबसे अहम पॉइंट यहां पर है कि और सबसे बड़ा इसका यह है कि तो अनुच्छेद 142 मैं बात कर रहा था, अनुच्छेद 142 जो समझना पड़ेगा, तो ये ऐसी पावर दी गई जजों को जो डिस्क्रिमिनरी पावर है, जहां कोई सबूत और साक्ष्य हो उसको दरकिनार करके जज साहब अपने विवेक से कोई डिग्री आदेश पारित कर सकते हैं, जो आदेश पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होगा। समझिएगा, अब ये आप या सभी के दिमाग में आएगा कि भाई आखिरकार संविधान जो है, संविधान में ये पॉइंट क्यों जोड़ा गया अनुच्छेद 142 का, कि भाई ऐसा क्या होगा कि एक जज साहब को इतनी पावर दे दी गई कि वो जज हैं, प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता कि भैया प्रधानमंत्री खड़े होकर के बिना संसद में पास किए हुए, बिना कुछ बोले हुए, बिना बिल पास कराए हुए, अगर वो शाम के टाइम जैसे नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने किसी चीज को लेकर के पारित किया और पूरे देश में उसको लेकर पारित होगा, कहीं चैलेंज नहीं किया सकता है। क्या आपको लगता है कि बिना किसी आदेश के, बिना बिल पास कराए किया सकता है? लेकिन यहां पर ये फैसला ले सकते हैं और वो लागू होगा। ये फैसला सबसे ज्यादा विवादों में कब आया बता दूं आपको सौरभ, कि अभी हालिया में जो तमिलनाडु का केस था, जहां तमिलनाडु में राष्ट्रपति की शक्तियां, तमिलनाडु के राज्यपाल को लेकर के, विधेयक को लेकर के कुछ 10 विधेयक थे जो पेंडिंग थे, जिनको लेकर के तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, जहां 2 जजों की कमेटी क्या करती है, वो फैसला सुना देती है अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके कि भैया अब यहां पर राष्ट्रपति या राज्यपाल को 3 महीने के भीतर कोई भी फैसला उसको लेना पड़ेगा। यानी विधेयक जो होगा उस विधेयक पर उनको सिग्नेचर करना होगा, और अगर वो सिग्नेचर नहीं करते हैं तो ऐसी क्या मतलब विडंबना आ गई थी, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि इसको इसमें लगाना पड़ गया? ये एक चीज समझिएगा सौरभ, सबसे अहम पॉइंट इसमें दर्शकों को भी यहां पर समझना पड़ेगा, बहुत बारीकी है, क्योंकि कानूनी पेचीदगी बहुत ज्यादा होती है। जहां कभी भी अगर बात की जाए कि जज साहब लोग कभी भी इतने बड़े फैसले 2 जजों की बेंच ने ले लिया, अब ले लिया तो ठीक है, फैसला है, लेकिन लोग सवाल जो खड़े कर रहे हैं कि भाई 2 जजों की बेंच इस पर फैसला ले ही नहीं सकती थी, कम से कम 5, 7, 9 या 11 इतने जजों की संख्या होती,
और 2 जजों की संख्या राष्ट्रपति को निर्देशित कर देती है, 2 जज, कि भैया आपको 3 महीने में फैसला लेना पड़ेगा, किसी विधेयक पर नहीं लेते हैं तो यहां तक कह दिया कि भैया 3 महीने बाद वो विधेयक एज इट इज मान लिया जाएगा कि वो पास हो गया। मानस जी, अब सोचिए, तो क्या जब जगदीप धनखड़ जी ने कहा था कि लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ परमाणु मिसाइल इसको बताया था, जो न्यायपालिका को अत्यधिक शक्ति दे देती है, ये शब्द हैं उनके, ये मिसाइल है जो न्यायपालिका को अत्यधिक शक्ति देती है, और उनका यह भी मानना था कि सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद का उपयोग करके सुपर संसद जैसा व्यवहार कर रहा है। समझिए, सुपर संसद जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसको कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी बचा रहे हैं। मतलब जो हमारे जज लोग हैं डेमोक्रेसी को बचा कर रखते हैं, उन साफ तौर पर पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा ये कह दिया गया कि ये सुपर संसद बन रही। तो अभी आपने एक लाइन बोला पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा। अब आपको बता दूं, जब भी कोई न्यायपालिका के खिलाफ बोला है, इतना पावरफुल न्यायपालिका है कि वो हमेशा एक्स हो जाता है। एक्स मतलब ट्विटर वाला एक्स नहीं, पूर्व हो जाता है। आपको याद होगा, पूर्व कानून मंत्री हो गए वो भी, किरण रिजिजू, जिन्होंने कॉलेजियम पर खूब बोला, पत्र लिखा भैया कि कॉलेजियम है, ये है, वो है, वो भी पूर्व हो गए। यहां पर जगदीप धनखड़ की बात करें, वो भी पूर्व हो गए, क्योंकि उन्होंने खुला मोर्चा खोल दिया था। किसके लिए? वो जो 15 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, जो कैश जलते हुए पकड़े गए, तो हर मंच पर बोल रहे थे। देखिए, देखो जो स्पेकुलेशन होता है ना कि किसी चीज को लेकर के लोग ये बातें कर रहे हैं कि भाई, अभी आपने जो तमिलनाडु वाली बात बताई थी 2 जजों वाली, तो मेरा माथा मतलब एक तरह से चकरा जाता है कि 2 जज डीम्ड कैसे पास कर सकते हैं और इस पर कोई बोला नहीं। बड़ा अजीब लगता है। क्या लगता है, प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी शक्तियां मैं कह रहा हूं क्योंकि पद पर बैठे हैं, क्या इन लोगों के बीच ऐसे डिस्कस हुई होगी? हम आपस में पत्रकार लोग हैं, इस पर बात कर सकते हैं, हम कुछ नजरिया रख सकते हैं, क्या ऐसा हुआ होगा? देखिए, मुझे जो लगता है, क्योंकि ये न्यायपालिका से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जाहिर सी बात है बड़ी चीजें हैं। राष्ट्रपति को लेकर के यहाँ पर फैसला ले लिया गया, राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित कर दिया गया 2 जजों के द्वारा, तो जाहिर सी बात है बड़े पदों पर बैठे लोग तो कतई शॉक्ड होंगे। क्योंकि अगर पुरजोर विरोध किया है, भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया और कहा है कि न्यायपालिका में अतिक्रमण हो रही है। निशिकांत दुबे हो, देखिए, हाँ, निशिकांत दुबे ने बहुत ही क्लियरली कहा, उन्होंने तो यहां तक कह दिया ऐसा करना तो संसद को हटा दीजिए आप, सारा बिल वहीं से पास कर दीजिए आप। लेकिन इसको लेकर के कुछ वामपंथी कई लोगों ने लेकर के इसको कहा कि भैया ये तो बड़ा गलत किया, ये किया, वो किया। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब संवेदनशील मामला है, और इस पे आप मतलब समझिए कि इस पर कोई बोलना नहीं चाहता, कोई मीडिया भी नहीं बोलना चाहता कि भाई इस पर बोले। लेकिन सौरभ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, और हम इस पे आने वाले दिनों में भी डिस्कस करेंगे। जो मैं अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये पॉइंट ये है कि हमारे देश में संविधान है। संविधान मतलब सबके लिए समान विधान। बिल्कुल। अब समान विधान का मतलब होता है कि देश की जनसंख्या जो है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या सड़क पर बैठने वाला जिसके छत पर आज कहीं ना कहीं साया भी, मतलब बात करें कि छत भी नहीं है, वो किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करता है। लेकिन संविधान सबको इक्वल अधिकार तो देता ही है, जीने की आजादी देता है, बोलने की आजादी देती है, उनको सब कुछ देता है। लेकिन एक बात थोड़ा समझिएगा, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के जज भले ये कहें कि भैया वही लोग संविधान का पालन करते हैं, लेकिन साहब यही एकदम साफ तौर पे लग जाता है कि भाई एकदम ऐसा लगता है कि इनको अलग ही बना दिया गया, संविधान से अलग। क्योंकि ये लोग कुछ भी करें, भले कहा गया संविधान के लिए अलग इनको पावर, मतलब
संविधान में समान सबके लिए है, लेकिन जहां अनुच्छेद कांग्रेस पार्टी ने जब ये बीजेपी ने उठाया, मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा होने वाला है। जब ये बिल आएगा तो ये बिल्कुल पॉलिटिकल होगा। उससे पहले का भापना जरूरी है। मानस जी, क्या कहा कांग्रेस पार्टी ने कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी हमारी अदालत को कमजोर करने की कोशिश कर रही, और वहीं इसके उलट जो कानूनी विशेषज्ञ, मैं दर्शकों को बता दूं मानस जी, कानूनी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने साफ कहा, कटघरे में किसी को नहीं खड़ा किया, लेकिन एक बहुत ही कड़वी बात कह दी, जो कि शायद हमारे जजों को समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के विवेकपूर्ण इस्तेमाल और लोकतंत्र के संतुलन की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कोर्ट की स्वतंत्रता जो है उसको बनाए रखना बहुत ज्यादा, एक तरह से कहें कि मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह से इसका प्रयोग होता रहा। सौरभ, इसमें दो पॉइंट, क्योंकि मैं उनकी बात कर रहा हूं जो, चलिए हम आप जर्नलिस्ट हैं भाई, वो जो कानून को जानने वाले हैं, तमाम वकील, बड़े बड़े वकील, बुद्धिजीवी, उन्होंने कहा सब बेवकूफ हैं। क्या एक पद पर बैठ जाने से, एक कुर्सी पर बैठ जाने से मानस जी वो सारी चीज आ जाती है? और लोकतंत्र की बात हो रही है। लोकतंत्र में आप बताइए, सब व्यक्ति समान है। आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, आपने कहा संविधान, सबका विधान। तो फिर संविधान में जब सबका विधान है तो जो जज साहब हैं उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो फिर वो सुपर पावर तो है नहीं, हमारे आपके जैसे इंसान है, डिग्री मिली और उस पद पर बैठ गए। जैसे एक आईएएस ऑफिसर बैठता है, आईपीएस ऑफिसर बैठता है, उसी तरह जज साहब बैठ गए। लेकिन उस 142 के इस्तेमाल का जब तमिलनाडु में यूज होता है और 2 जजों द्वारा होता है, क्या इसके बाद खून नहीं खौलना चाहिए? मैं भड़काने वाली बात नहीं कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर खून खौला है लोगों का। सोशल मीडिया पर लोग जजों के खिलाफ बोलने लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने लगे हैं। मैं जब से पैदा हुआ, मेरी उम्र हो गई 30 से ज्यादा, मैं जब से पैदा हुआ मुझे आज तक तमिलनाडु वाला जो कांड हुआ उसके बाद कोर्ट का इतना बड़ा विरोध नहीं दिखा। और 142 का प्रयोग जब एनजेएससी के लिए किया था, उस समय भी लोग शांत बैठ गए थे, हालांकि सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था 2015 के टाइम पे, लेकिन हुआ था। क्या कहेंगे आप इस पर, इन सब पर क्या कहेंगे? क्योंकि अब हम आगे चलेंगे, इसको जो है किस तरह से बिल बनाया जा सकता है, हमने शुरुआत में ही बता दिया है कैसे पारित होगा जी। देखिए, इसमें देखिए 2 चीज आप पहले, आप इसमें जो आपने इतनी देर बातें की, इसमें 2 चीज बहुत अहम आपने बताया। एक तो पहले आपने राजनीतिक इच्छा शक्ति में विपक्ष की बात की, आपने कहा कि कांग्रेस की बात की कि कांग्रेस ने कहा कि जब इसको लेकर अपोज कर रही थी बीजेपी, तो कांग्रेस ने कहा कि न्यायपालिका को, मतलब न्यायपालिका के खिलाफ ये लोग मोर्चा खोल रहे हैं। तो आपको बताना चाहूंगी, वही राहुल गांधी है जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट एक सुनवाई में कह रहा था कि एक टिप्पणी की जज साहब ने कहा कि भाई राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सेना बॉर्डर पर पिट रही है, एलएसी पर, ध्यान रखिएगा। तो इन कांग्रेस की तरफ से बयान आया और लोगों की तरफ बयान आया कि जो जज साहब ने बयान दिया, ये बयान सही नहीं था, ये पर्टिकुलर के लिए था। सोचिए ये लोग कितना सिलेक्टिव होते हैं, अपने लिए जब कोई चीज आती है तो ये लोग कहते हैं कि देखिए जज साहब ने इस तरह से कर दिया। और जब वही जज साहब, जब संविधान की बात आती, जहां पर एक प्रॉपर चीजें, देखिए राहुल गांधी ने सेना को लेकर के, कोई भी हिंदुस्तानी, जज साहब ने बहुत सही कहा, मैं नहीं कहता जज हमेशा गलत है, कोई भी हमेशा गलत हो रहा है, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। जज साहब ने सही कहा कि भाई कोई एक हिंदुस्तानी होगा, वो कतई नहीं कह सकता कि भारतीय सेना पिट रही है बॉर्डर पर। तो ये तो बहुत शर्म की बात है, एक तरह से उनका कहने का मतलब यही था। लेकिन कांग्रेस सिलेक्टिव हो गई, वो करी, देखो जज साहब ने ऐसा किया। और आप यही कह रहे हैं ना कि जब 2 जजों की कमेटी ने फैसला सुनाया, पूरे देश में बवाला मचा, तो कांग्रेस करी, देखो ये लोग विरोध कर रहे सुप्रीम कोर्ट का और कोर्ट के फैसले का। अब हम यहां आपने पॉलिटिकल बात कर दी, अब हम थोड़ा दूसरा पार्ट करते हैं, जहां बुद्धिजीवियों की बात करते हैं कि अनुच्छेद 142। एक बात मैं कहूंगा, उसको आप फिर क्लियर करिएगा। ओनली न्यूज 24/7 142 को
ऐसा नहीं कह रहा है कि पूर्ण रूप से खराब है, लेकिन जिस तरह से इस पर गद्दारी चल रही है, मतलब ये गद्दारी हुई, दो लोग नहीं कर सकते भाई। देखिए विधान में है, सब आपने क्लॉज लगा लिया, सब कुछ कर लिया, मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं यार, आप कैसे कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे भी जगह हैं जहां 142 का उन जजों ने, कुछ जजों ने ऐसा इस्तेमाल किया है जिसको सैल्यूट किया है लोगों ने। नहीं, हम उसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहने लग जाएंगे फला 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 फला, बहुत सारे गिनाने लग जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर कैंसर पर ध्यान देना जी। एक सबसे महत्वपूर्ण समझिएगा, दर्शकों को भी समझना पड़ेगा और बताना पड़ेगा हमें, क्योंकि दर्शक अगर देख रहे हैं तो उनको थोड़ा क्लैरिटी आना चाहिए अनुच्छेद 142। अब लोग, ये हमारे और आपके मन में भी, आपके मन में भी सवाल होगा, लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर संविधान कर्ता इतने बड़े थे तो आखिरकार अनुच्छेद 142 डाला ही क्यों? क्या जरूरत थी कि इतना बड़ा संसद है जहां फैसला लेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा, वो आएगा, तो अनुच्छेद 142 डाला ही क्यों? बड़ा दिमाग में सवाल होगा भाई, ऐसा क्यों? सवाल देखिए, सवाल का जवाब मुझे तो लगता है कि पीछे के दरवाजे से अपना काम करवाना, जब आपके अंदर में वो ना 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 ना, देखिए ये तो लोगों ने बना लिया। मैं बता दूं अब क्या क्यों था ये अनुच्छेद 142 का। जी बताइए। अनुच्छेद 142 जो उस वक्त लाया गया इसलिए था, मैं उदाहरण देता हूं, आपको याद होगा सलमान खान का केस, याद करिएगा सलमान खान का हिट एंड रन वाला केस, जहां पर वो गाड़ी चलाते हैं, और मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, सिर्फ गाड़ी चलाते हैं और एक गरीब के, किसी गरीब के पैरों पर कुचलती हुई चली जाती है, और गरीब क्या होता है, गरीब वहां मारा जाता है। अब देखिए, समझिए अब क्या होता है, जब उस समय फैसला लिया गया होगा, ये चीज ध्यान में रख के लिया गया होगा क्या, कि भाई अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार से केस आ जाता है जहां एक बाहुबली है, वैसे तो ये मान के चलते हैं कि लड़ाई एक बराबर के बीच में ही होता है, लेकिन अब सोचिए सलमान खान इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतनी बड़ी वो है कि जहां पर अगर सलमान खान एक तरफ खड़े हैं, उनके पास पूरा पैसा, बल, पॉलिटिकल पावर, सब कुछ है, दूसरी तरफ वो मतलब एक गरीब व्यक्ति जो सड़क पर सो रहा था, उसके पास अपने सोने के उसके छत नहीं है। अब ऐसे केसेस जज साहब के सामने आए तो संविधान निर्माताओं ने सोचा होगा इस बात को लेकर के कि बाई चांस ऐसे केसेस आए जहां एक पार्टी के पास सब कुछ हो, सब खरीद सकती है, वो सारे मतलब केसेस को खरीद सकती, मतलब सारे सबूत खरीद सकती, सबूत को के साथ उसके साथ डिस्ट्रॉय कर सकती है। थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, क्या होता है एक एक शब्द बहुत वो होते हैं। सलमान खान जो है कहा है कि भाई साहब वो गाड़ी नहीं चला रहे थे। अब भाई जो पेपर पे है वो चीजें हमें माननी नहीं चला रहे थे कहते हैं, लेकिन गाड़ी तो थी, बैठे सौरभ रुके, मैं पहले ही कहा, मैंने कहा कि मैं सिर्फ उदाहरण ले रहा हूं, मैं उस केस का जजमेंट नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ एक उदाहरण ले रहा हूं, समझने के लिए ले रहा हूं उस केस में क्या हुआ था, इफ बट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उदाहरण ले रहा हूं। भाई एक तरफ सलमान खान है, एक तरफ गरीब रोड पर सोने वाला है, और ऐसे में जज साहब के सामने केस आए तो जज साहब को अगर लग रहा है कि भैया ये तो बड़ा पावरफुल आदमी हो, तो बेचारा सड़क पर सोने वाला है और उसको वो पैसा नहीं कर सकता, सबूत नहीं खरीद सकता, सबूत को इकट्ठा नहीं कर सकता, तो जज साहब को लगता है, तो जज साहब सलमान खान, मैं उदाहरण ले रहा हूं, अभी बता रहा हूं कि मतलब इसको सलमान खान के नाम में सिर्फ नाम ले रहा हूं कि एक नामी गिरामी केस है, इस वजह से नाम ले रहा हूं कि लोग समझ पाए इसको। तो सलमान खान को सजा दे दे, गरीब को जो है वो गरीब को न्याय मिले, इसलिए ये कानून लाया गया होगा अनुच्छेद 142, यही सोच रही होगी उस समय उन लोग संविधान निर्माताओं की। तो ये आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मकसद क्या था, क्या ये उदाहरण देने का क्या मतलब था, कि इसलिए लाया गया होगा, ये नहीं कि भैया वो भोपाल में गैस त्रासदी हो जहां गरीब मारे जाए, तो आप बड़ी कंपनियों को मुआवजा बड़ी कंपनियों को देना था, और आप वहां पर अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके कंपनियों को छूट दे दे, ये रियल केस है। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके जैसे सामने कंपनियों को छूट दे दी, अब कंपनियों को छूट क्यों दी जाती है, बहुत सारे विषय हैं जहां पर डिस्कशन के चीजें हैं यहाँ पर। जी मानस जी ठीक है, अब डिस्कशन की तरफ एक चीज और आपसे पूछ लेते हैं और उसका जवाब लेकर चलते हैं। पार्लियामेंट में कब आ जाएगा ये बिल कि भैया इसको समाप्त करते हैं, क्या लगता है? देखिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी फैसलों के लिए जाने जाते हैं, उसके बाद मतलब लग रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की जगह है। मैं बहुत पुख्ता नहीं कहता हूं, मैं कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं हूं, और पॉलिटिकल पंडित अगर हूं भी तो ऐसा कहना बचकाना होगा अभी।
तो XYZ कोई भी आता है या नरेंद्र मोदी को मानकर चलते हैं, वो पॉलिटिकल विल अगर होती है तो क्या, देखिए जनता का साथ मिलना है, नो डाउट। इसमें मैंने कहा ना, विपक्ष सड़क पर भी उतर जाए तो आज की डेट में सोशल मीडिया के द्वारा हम जैसे जागरूक कर रहे हैं 142 को, उस तरह से लोगों को पता चल चुका है, तो एक जन समर्थन तो मिल जाएगा। लेकिन ये पॉलिटिकल विल उठाएंगे, कब उठाएंगे मुझे नहीं उम्मीद है। जो कांग्रेस पार्टी इतनी साल तक नहीं उठा पाई, वो अब उठाएगी फिर सत्ता में आके, तो उठाना भाजपा को ही है। तो क्या लगता है कब? देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि क्लियरली बताऊंगा, न्यायपालिका से पंगा कोई नहीं लेना। मैंने बताया ना, उपराष्ट्रपति, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कोई भी हो नहीं लेना चाहता, क्योंकि आपको बता दूं हालात ये हैं कि अगर तो मोदी को भी केस, देखिए मोदी को भी केस लड़ना होगा। मैं समझ रहा हूँ आप ये बता देंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिसात तो बिछानी पड़ेगी, नहीं लेंगे बिसात तो बिछानी पड़ेगी। चेस के गेम में जिस तरह से होता है ना, देखिए एक चेकमेट किया जाता है, मान लीजिए चेकमेट किया जाता है ना चेस के गेम में, तो वो चेकमेट भी तो हो सकता है ना। कोई कितना भी बड़ा पावरफुल हो, कितना भी बड़ा पावरफुल संस्था हो, उसको भी चेकमेट किया जा सकता है। देखिए मुझे जो लगता है सौरभ, मुझे जो लगता है इसमें कि इसमें चीजों को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। जो अनुच्छेद 142 है, खत्म करना हर चीज का समाधान नहीं होता, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ेगा कुछ चीजों को लेकर, थोड़ा सा कि भाई ऐसा चीजें कुछ टर्म्स कंडीशंस हो, जैसे मैंने कहा गरीब है और अमीर है, उसको लेकर के अब संशोधन की बात में कोई संशोधन हो सकता है, ऐसा किया जा सकता। एक मिनट, उसको तो तोड़ दिया ना। आप देखिए ना, 2 जज बैठकर फैसला सुना देते हैं, टूट गया ना। जहां 5 और की कमेटी बाकायदा बैठती थी, उस पर मैं आपको बता दूं, ये जो आप मतलब ये तोड़ा नहीं लोगों ने, आप जो कहिए कि तोड़ा हो सकता है, तोड़ा नहीं है, मैं क्या कहता हूं। देखिए सौरभ, मैं कह रहा हूं एक चीज, ये एक होता, देखिए एक बात होती है हो सकता है, मतलब ये नहीं कि वो गलत है। 2 जज अकेले, एक जज साहब आए कल को अनुच्छेद 142 कहे भाई हमें पावर मिली हुई है और डिक्री हम आदेश पारित कर सकते हैं, हम भी एक जज हैं, 5 लोग खड़े वो भी जज है। हालांकि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब लगा सकते हैं सीधा, मैं बताऊं बी आर गवई के सामने ये पूरा जो आप कह रहे हैं तमिलनाडु वाला केस गया है, सुनवाई हुई है, राष्ट्रपति की 14 सवालों के जवाब का जल्दी फैसला आने वाला है। और वो रिटायरमेंट से पहले वो गवई साहब ने अभी एक हालिया में केस चल रहा था, कपिल सिब्बल उस केस को सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने साहब कहा कि भैया मैं रिटायरमेंट से पहले फैसला सुना के जाऊंगा। और उन्होंने एक बात और कहा कि वो 2 जजों की कमेटी का जो फैसला उसको किनारे रख दीजिए, यानी साफ कर दिया कि भैया वो तो जा रहा है। उन्हें साफ नवंबर में क्यों फैसला सुनाना था, जब पता है कि रिटायरमेंट आ गई है तभी। मतलब ये टाइमिंग का कुछ सवाल, देखिए हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन बात तो कर सकते हैं ना। देखिए बात ये है भाई, नवंबर तो मुझे बड़ा, नवंबर वाली टाइमिंग मुझे बहुत मतलब डराती है। इसको मैंने स्टोरी करी है अपने चैनल पे, भाई नवंबर क्यों? देखिए मैं वो नहीं, नोटबंदी मोदी ने किया था, वो मेरे ख्याल से कब था, नवंबर ही था, 8 नवंबर 9 नवंबर 8 नवंबर 2016। तो मतलब डराइए मत कि वो मोदी जी हैं, वो हैं। फैसले को लेकर देखिए मेरे मन में कोई डाउट नहीं कि गवई साहब अब आखिरी समय में आकर, टेन्योर देखिए गवई साहब का जो टेन्योर था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो बहुत सीमित समय था, बहुत कम समय के लिए आए थे। इसमें कई केसेस थे, देखिए नेम फेम भी होता है कि व्यक्ति अब रिटायर्ड हो रहा है तो कुछ अच्छा करके जाए, कुछ चीजें करके जाए जिससे उनका नाम हो आने वाले समय में। अब पूरा समय मैं वाइंड अप की तरफ चलता हूँ मानस जी। तो 2 शब्दों के साथ खत्म करूंगा, 2 चीजों के साथ। एक तो गवई साहब क्या कर सकते हैं, देखिए न्याय ना हमने करना है ना आपने करना है, जो आप देख रहे हैं दर्शकों। गवई साहब 2 चीज कर सकते हैं। एक चीज, देखिए कड़वा बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे हमें, देखिए 2 चीज कर सकते हैं। एक चीज कर सकते हैं कि ये बता दें कि भाई गलत हुआ, और दूसरा ये चीज कर सकते हैं कि जो हुआ सही हुआ, ठीक ठाक है, खसका दे मामला। दोनों में 2 चीजें और होंगी।
मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ यही कहूंगा कि बहुत सारे पूर्व जजों को अच्छी कुर्सियां मिली हैं और बहुत सारे लोगों को तमाम अन्य जगह भी कुछ ना कुछ मिला है, और वो इस वजह से मिला है, ये नहीं काबिलियत की वजह से मिला। हम तो कहते हैं काबिलियत की वजह से मिला है, हम जानते हैं, जनता डिसाइड करे। बने रहो ईस्ट फ्रैक्शन के साथ, और इस बिल का हम इंतजार करेंगे बहुत दिल से, एकदम मतलब मैं प्रे करता हूं कि हे भगवान किसी में सद्बुद्धि आए, संशोधन ही सही 142 में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। बने रहिए, आप देख रहे थे आज का मुद्दा एपिसोड नंबर 4। बहुत बहुत